साथियों, कर्नल पामर ने पूना में बहुत कोशिश की थी कि बाजीराव या तो पूना छोड़कर भाग जाए या अंग्रेजी सेना को स्वयं पूना बुला ले, ताकि अंग्रेज़ों का बाजीराव से सब्सिडियरी संधि पर दस्तखत करवा लेना आसान हो जाए। दौलत राव सिंधिया से उसे लड़ाने की भी तरह तरह से कोशिश की गई थी, किंतु अभी तक सिंधिया का प्रभाव काफ़ी था। पामर की चाल नहीं चल सकी और दोनों वेलेस्ली भाइयों को फिर निराश होना पड़ा था। जाहिर हो गया था कि बिना युद्ध के मराठों से निपटारा नहीं हो सकता था। फिर भी बाजीराव की गलती के कारण दो ज़बरदस्त लाभ अंग्रेज़ों को पहुँचे थे। एक यह कि उन्हें धूड़िया को पकड़कर मार डालने का मौका मिल गया था, और दूसरा यह कि इस बहाने भावी मराठा युद्ध के लिए उन्हें पूना से नीचे के मार्गों, नदियों, किलों और रास्तों का पूरा पता चल गया था। कर्नल वेलेस्ली ने इसी समय के अनुभवों से अपने देश बंधुओं की जानकारी के लिए एक पुस्तिका भी लिखी थी, जिसमें सैनिक दृष्टि से उस इलाके का पूरा वर्णन दिया गया था। इस पुस्तिका का पहला वाक्य यह था कि आशा है कि हमें जल्दी ही मराठों से युद्ध करना पड़े, इसलिए उसके उपाय जान लेना उचित है। साथियों, मराठों को तजुर्बा था कि लगभग 25 साल पहले राघोबा के पूना से भागने का नतीजा कितना बुरा हुआ था। इसलिए इस बार दौलत राव सिंधिया ने इस बार की पूरी सावधानी रखी थी कि बाजीराव अपने पिता की गलती न करने पाए। मार्क्विस वेलेस्ली कर्नल पामर की मार्फत बाजीराव पर सब्सिडियरी संधि के लिए बराबर जोर देता रहा था। होते होते बाजीराव किसी तरह राजी भी हो गया था। इतिहास लेखक मिल ने लिखा है कि बाजीराव ने स्थायी तौर पर कंपनी की 6 पैदल पलटन सेनाओं का और उसी के अनुसार तोपखाने का खर्च देना स्वीकार कर लिया था। वेलेस्ली भी यही चाहता था। इस खर्च के लिए उत्तर में हिंदुस्तान के 25 लाख रुपए सालाना का इलाका भी अलग कर देने का वादा कर दिया था। अब वेलेस्ली की मांग और बाजीराव के कहने में केवल अंतर इतना रह गया था कि वेलेस्ली चाहता था कि यह सेना पेशवा के इलाके में रहा करे, और बाजीराव कहता था कि सेना सदा कंपनी के इलाके में रखी जाए और केवल उस समय पेशवा के इलाके में आए जब पेशवा को उसकी ज़रूरत हो। बाजीराव इस पर डट गया। जिस पत्र में पामर ने गवर्नर जनरल को बाजीराव के इस प्रस्ताव की सूचना दी, उसी में पामर ने लिखा था कि मुझे डर है कि जब तक असंदिग्ध नाश सामने खड़ा दिखाई नहीं देगा, तब तक बाजीराव उससे अधिक के लिए राजी नहीं होगा। इतिहास लेखक मिल ने अत्यंत स्पष्ट शब्दों में दिखाया है कि किस तरह अंग्रेज पेशवा की इसमें भलाई दिखाकर इस समय उसकी स्वाधीनता पूरी तरह हर लेने के प्रयत्न कर रहे थे, और यही प्रयत्न दूसरे मराठा राज्यों में भी जारी थे। यानी दूसरे मराठा नरेशों को भी इसी तरह की सब्सिडियरी संधियों में फांसने के प्रयत्न किए जा रहे थे। बाजीराव के वेलेस्ली की पूरी बात न मानने का कारण स्पष्ट था। निज़ाम की मिसाल उसकी आंखों के सामने थी। वह जानता था कि निज़ाम को अंग्रेज़ों की दोस्ती के मूल्य में सन 1798 में अपने राज का एक भाग कंपनी को दे देना पड़ा था। सन 1789 की संधि को तोड़कर निज़ाम का और अधिक तथा पहले से कहीं बड़ा इलाका उससे ले लिया गया था। टीपू के साथ दोनों युद्धों में, अर्थात सन 1792 में और सन 1799 में, निज़ाम ने धन और सेना दोनों से अंग्रेज़ों की मदद की थी। विजित इलाके में से निज़ाम को एक हिस्सा दिया गया था, किंतु दोस्ती के बदले में वह तमाम इलाका फिर निज़ाम से छीन लिया गया था। नतीजा यह हुआ था कि सन 1790 में निज़ाम के पास जितना इलाका था, सन 1800 ईस्वी में उससे कहीं कम रह गया था। इसके अतिरिक्त निज़ाम की स्वाधीनता का इस अरसे में अंत हो गया था, और क्रियात्मक दृष्टि से वह कंपनी के हाथों का केवल एक कैदी बनकर रह गया था। ये सब बातें बाजीराव को मालूम थी, और यही कारण था कि वह कंपनी की दोस्ती आधे दिल से स्वीकार कर रहा था और कंपनी की सब्सिडियरी सेना को अपने राज से बाहर रखना चाहता था। साथियों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।